बैक। लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेपर 2, कास्ट सिस्टम. Not only is this unit very important, but it is also very interesting and very relevant to us. So without ado, let's start. पहले हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट भी आए हुए हैं और बहुत सीधे साधे भी आए हुए हैं. इट्स अ मिक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम इस सिर्फ कास्ट सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की ही बात करें, पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो 30 मार्क्स का पेपर तो आप सिर्फ इसी में से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट सारा अगर हम मिलाएं, सारे ABCD पार्ट मिला दें, तो ऑलमोस्ट 80 to 100 मार्क्स का आ जाता है. मैंने लास्ट 2024 के मेन से पहले थोड़ा एनालिसिस किया था, एक वीडियो होगी, तो उस पर हमने लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस किया हुआ है. तो इसकी वेटेज देखना, 80 to 100 मार्क्स की वेटेज यहाँ से बैठती है. तो दिस इज, अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप 15 के 15 चैप्टर पेपर 2 के नहीं तैयार कर सकते, तो जस्ट डू सिलेक्टिव पेपर्स, कास्ट, ट्राइब, सोशल मूवमेंट्स, एंड यू शुड बी डन विद द बेसिक 150 to 180 मार्क्स का पेपर आपको यहीं से निकल जाता है. ठीक है, तो वी वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे लुओ दुमो, अब यहाँ पे 4 थिंकर्स हैं. देखो, GS गुरे, MN श्रीनिवास, लुई दुमो, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, एंड आंद्रे बेते, एंग्लो इंडियन है ये हमारे. और थोड़ा सा हम एक ओवरऑल जस्ट पिक्चर ले लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने एट्रीब्यूशनल और इंटरैक्शनल अप्रोच, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, ये पूछा है. फिर लुई दोमो काफ़ी रिपीट होता है यहाँ पे भी, देखो. उसके बाद संस्कृताइजेशन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट और आता रहता है ये. फिर आंद्रे बेते के कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल स्ट्रक्चर, दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट ये यहीं कास्ट के परस्पेक्टिव में ही पूछा गया है. फिर बुक व्यू और फील्ड व्यू, ये भी बहुत ईजी सवाल आ जाता है. एंड देन हायरार्की, कास्ट सिस्टम है तो हायरार्की, एंड हायरार्की हमारे सिलेबस में किसी और यूनिट में भी आती है, तो दिस इज ऑल्सो ईजी. फिर इंडियन कास्ट सिस्टम इज यूनिक एंड हैज़ बीन अनहेल्दी, इंडियन कास्ट सिस्टम पे ऊपर ओवरऑल कमेंट्री पूछी है. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच कैन बी इजीली हैंडल्ड, और फ्यू इसमें से हमने देख लिया जो डिफिकल्ट थे. ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएं तो घुरे से तो डायरेक्ट सवाल आता ही है. एंद्रे बेते की डायरेक्ट स्टडी पूछ ली गई है. यहाँ पे भी देखो, फिर से एंद्रे बेते, लुई दुमो, डायरेक्ट थिंकर का नाम पूछ के सवाल आ रखे हैं. ठीक है, तो ये जो है एज फार एज पर्सपेक्टिव्स इज कंसर्न्ड, वो हम बहुत स्मूथली करेंगे. बहुत इजी एरिया है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, एंड वेरी इंगेजिंग ऑल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो, फर्स्ट जो हमारा थिंकर यहाँ पे आता है वो है GS गुरे. GS गुरे, एज फार एज GS गुरे इज कंसर्न, यहाँ से बहुत इजी सवाल आता है. बुक व्यू पूछा जाता है या उनका एंटोलॉजी पर्सपेक्टिव. तो ये इनका कास्ट के ऊपर जो व्यू है, दैट वी हैव कवर्ड इन आवर लेक्चर 1. इस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट लेक्चर है वो, उसमें GS गुरे का एंटोलॉजी पर्सपेक्टिव भी कवर्ड है और कास्ट सिस्टम भी, और उतना दैट इज वे मोर देन इनफ. स्टैंडर्ड सवाल आता है तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा. आज हम शुरू कर रहे हैं फील्ड व्यू से MN श्रीनिवास के साथ. तो बुक व्यू हमने कर लिया था GS गुरे के टाइम पे, लेक्चर 1 में. लेट्स स्टार्ट विद फील्ड व्यू ऑफ कास्ट. देखो, आंद्रे बेते का एक कमेंट है. आंद्रे बेते ने कहा था कि फील्ड व्यू यानी जमीन से दिखता सीन, वो नजरिया है जहां हम लोगों के रोजमर्रा के तजुर्बे, उनके अंदर के टेंशन, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड लेवल पे, विलेज के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ आंद्रे बेते. इन्होंने भी बहुत फील्ड लेवल पे स्टडीज करी हैं, तो इनके कॉमेंट्स हम शुरू कर रहे हैं. अब व्हेन वी टॉक अबाउट फील्ड व्यू, तो श्रीनिवास ने फील्ड व्यू और बुक व्यू में फर्क बताया है. क्या फर्क होता है, ये सवाल आ सकता है और बहुत इजी सवाल है कि क्या डिफरेंस होता है बुक व्यू और फील्ड व्यू में. उसने बोला कि हर बड़े इंस्टीट्यूशन
whether we talk about caste or joint family, family in general, या religion या village, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसके उसका एक बुक व्यू लिखा हुआ आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ की आप बात कर लो, रिलीजन की बात कर लो, मैरिज की बात कर लो, उसका आपको एक बुक व्यू मिलता है। बुक व्यू मतलब कि एंशियंट स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में क्या लिखा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसके बारे में क्या लिखा गया है। फील्ड स्टडीज दिखाती हैं कि ग्राउंड रियलिटी कितनी अलग है उन किताबों से। द बुक व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम क्या बोलती है? ये बोलती है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ण है, और अनटचेबल्स चतुर्वर्ण में भी नहीं आते, वो पंचम वर्ण में है, उनको चतुर्वर्ण से बाहर रखा गया है। तो ये बुक में बोलते हैं कि भाई ये तो फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड होता है। देयर इज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉमेंसैलिटी, बुक व्यू ये भी बोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसैलिटी? कॉमेंसैलिटी का मतलब होता है साथ में खाना खाना, जैसे आपकी लंगर प्रथा होती है। लंगर का मतलब होता है एक पंगत में, एक लाइन में बैठ के सब खाना खा रहे हैं, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, ठीक है, सब एक लाइन में इकट्ठे खाना खा रहे हैं, सबको एक ही थाली में, एक ही तरह की थाली में एक ही तरह का खाना परोसा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉमेंसैलिटी, कि साथ में खाना खाना। तो बुक व्यू कहता है कि देर इज वेरी स्ट्रिक्ट रिजिड फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉमेंसैलिटी और सोशल मोबिलिटी। यानी कि हम कास्ट की बात करें अगर हायरार्की में, तो इनकी रोटी अलग, उनकी रोटी अलग, ये भी चलता है। कॉमेंसैलिटी भी बहुत सिर्फ कास्ट के अंदर ही होती है, हम अपने कास्ट के लोगों के साथ ही खाना खाते हैं। और सोशल मोबिलिटी भी कास्ट के ऊपर नीचे नहीं है। सोशल मोबिलिटी एज फार एज बुक व्यू इज कंसर्न, इट इज नॉट देयर, वेरी डिफिकल्ट। मोर इम्पॉर्टेंटली ये बुक व्यू इतना सॉलिड दिखाया जाता है कि जैसे इम्यूटेबल है, यानी वॉट एवर इज बिन रिटन दैट इज फिक्स्ड, दैट इज बिन कंप्लीटली फॉलोड, एंड इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। अब फील्ड व्यू में हमें क्या पता चला? व्यू फ्रॉम द फील्ड, फील्ड मतलब ग्राउंड पे जाके आपने देखा। तो व्यू फ्रॉम द फील्ड खासकर कास्ट के मामले में दिखाता है कि लोग कैसे, जो आपके धार्मिक ग्रंथों के जो रूल्स हैं, जो आपके स्क्रिप्चरल रूल्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथों में आपके नियम कानून दे रखे हैं कास्ट को लेकर, उन रूल्स का ये गांव में लोग अपनी डेली जिंदगी में जोड़ तोड़ करते हैं। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, इसमें कुछ आगे पीछे चलता रहता है। तो यहाँ पे व्हेन वी से कि स्क्रिप्चरल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू कॉमेंसैलिटी या विद रिस्पेक्ट टू सोशल मोबिलिटी, ये कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, इसमें जोड़ तोड़ चल रही है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है, इसका मतलब ये है कि सोशल मोबिलिटी इज देयर। सोशल मोबिलिटी का मुद्दा चमक के सामने आता है। भाई जाति की रैंकिंग का ऊपर नीचे होने का जुगाड़ भी जिंदा है, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। इसी लाइंस पे हम कास्ट व्यू आज देखने वाले हैं। वी विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। एक ओवरव्यू लेते हैं हम अलग अलग गांव में, अलग अलग सोसाइटीज में कास्ट की सिचुएशन का। अब देखो ओवरव्यू ले रहे हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फील्ड वर्क के दौरान सोशोलॉजिस्ट को नई नई डायमेंशंस दिखी जो बुक व्यू में या तो थी ही नहीं, या ऑथर्स ने ज्यादा इस पे हाईलाइट नहीं किया। इस केस में श्रीनिवास धूमो से अलग सोचते हैं। धूमो हमारे नेक्स्ट थिंकर आएंगे इसी पर्सपेक्टिव्स वाले में, तो थोड़ा सा यहाँ पे धूमो आएंगे। श्रीनिवास और धूमो के बीच कास्ट सिस्टम को समझने का नजरिया काफी अलग है। धूमो के मुताबिक कास्ट सिस्टम एक हायरार्किकल आइडियोलॉजी है।
दूमो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, बाहर से इन्होंने आए और इन्होंने कास्ट को देख के ये दंग रह गए। इनको कास्ट में एक ही चीज दिखी, हायरार्की। ये इंडिया में कहीं भी, क्योंकि उनकी सोसाइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस, नॉट जस्ट एनी अदर कंट्री, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे लिबर्टी इक्वालिटी की बात करी गई थी, वहां का एक इंसान कास्ट सिस्टम को देख लेता है तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं कि ऐसा कैसे, इतनी रिजिड हायरार्कीज। तो इनको इंडियन सोसाइटी में हायरार्की ही दिखी, हर जगह इनको ऊंच नीच दिखी, और इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम एक हायरार्किकल आइडियोलॉजी है, हायरार्की पे बेस्ड ये सिस्टम है, जो पुराने धार्मिक ग्रंथों में जिसकी जड़ मिलती है उसका बेस वहां पे है, एंड जिसमें लोगों की जातियों को उनकी जाति के उत्तरदायित्व, यानी कि उनके कास्ट की जो ड्यूटीज हैं उसके हिसाब से, और उनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कितनी इंपॉर्टेंस है रिलीजियसली, उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज, उनको एक रैंकिंग दी गई है, नॉट जस्ट कैटेगराइजेशन, उनको एक सीढ़ी के क्रम में रखा गया है, ठीक है, ऊंच नीच का दर्जा दिया गया है, एक रैंक में रखा गया है। दूमो का कहना था कि कास्ट एक ऐसा रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल ढांचा है जो समाज में फिक्स्ड है, डज नॉट चेंज, रिजिड है, और जो समाज को चलाता है, इट रन्स योर सोसाइटी, रन्स द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन श्रीनिवास क्या कहते हैं? श्रीनिवास इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, कास्ट सिस्टम को वो थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल चीज माना है। उन्होंने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसी थ्योरीज दी, जिसमें संस्कृताइजेशन में उन्होंने कहा कि कास्ट अपने आप को बदलता रहता है और लोअर कास्ट अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अपर कास्ट के रिचुअल्स और उनके प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। ये उन्होंने संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन दी थी, ये उन्होंने खुद एक टर्म बनाई थी और इसकी ये डेफिनेशन थी। तो श्रीनिवास कहते हैं कि इस तरह से कास्ट सिस्टम, श्रीनिवास इस तरह से कास्ट सिस्टम को एक आइडियोलॉजी के बजाय, दूमो ने कहा था इट्स एन आइडियोलॉजी जो हायरार्की पे बेस्ड है, जिसकी कोर वैल्यू ही हायरार्की है। श्रीनिवास कास्ट सिस्टम को एक आइडियोलॉजी की बजाय एक सोशल प्रोसेस की तरह देखते हैं। दूमो सीज इट एज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन हायरार्की, श्रीनिवास सोशल प्रोसेस की तरह समझते हैं जो समय के साथ इवॉल्व होता है, इट ग्रोज, इट चेंजेस विद टाइम, जबकि दूमो कास्ट को एक रिजिड स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं जो एंशियंट टेक्स्ट और जो भी आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं वहां से जुड़ा हुआ है, वो उनकी रूट्स हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास की नजर में असली यूनिट वर्ण नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कहते हैं कि वर्ण इज नॉट द बेसिक यूनिट जिसके बेसिस पे इंडियन सोसाइटी चलती है। इंडियन सोसाइटी में वर्ण की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी जाति की है, आपकी कास्ट की है। जाति एक छोटा सा एंडोगेमस ग्रुप है। व्हाट इज इट? एन एंडोगेमस ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोगेमस? जाति एक एंडोगेमस ग्रुप है, मतलब एंडो मतलब होता है अंदर, गेमस मतलब शादी, तो शादी आपके जाति के अंदर ही होगी, जाति के बाहर नहीं होगी। सो जाति इज एन एंडोगेमस ग्रुप जो अपनी ट्रेडिशन, अपने जो भी आपकी पारंपरिक ऑक्यूपेशन है, जो पारंपरिक आपका व्यवसाय है वो करता है। हर कास्ट का एक अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो करता है, और थोड़ी बहुत कल्चरल, रिचुअल और जुडिशियल ऑटोनॉमी एंजॉय करता है। देखो, तीन चीजें मैंने यहाँ पे बोली जाति की डेफिनेशन में। इट इज एन एंडोगेमस ग्रुप, इनकी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होती है जो ये फॉलो करते हैं, और तीसरी इनके थोड़े बहुत अपने कल्चरल, रिचुअल एंड जुडिशियल ऑटोनॉमी होती है।
इसको थोड़ा समझो। कल्चरल एंड रिचुअल कहने का मतलब है कि देखो हर जाति के पूजा करने का ढंग अलग होता है, किस चीज को वो मानते हैं, किस चीज को नहीं मानते हैं। कई वेजिटेरियन है, कई नॉन वेजिटेरियन है, कई प्याज खाते हैं। और इसके साथ साथ जुडिशियल ऑटोनॉमी भी है। आपने कास्ट पंचायत सुनी है? व्हेन यू टॉक अबाउट जुडिशियल ऑटोनॉमी, हम कास्ट पंचायत की बात कर रहे हैं कि अगर किसी कास्ट की पंचायत ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो दूसरी कास्ट वाले बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये उनकी ऑटोनॉमी है, उसमें कोई और कास्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, वो कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो। ठीक है? तो ये जाति पर जोर जो श्रीनिवास दे रहे हैं, ये श्रीनिवास की फील्ड व्यू से निकल के आया था कि जाति इज मोर इम्पोर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी रादर देन योर वर्ल्ड। अब देखो, किताबों में हर कास्ट को बुक व्यू, किताबों में हर कास्ट को प्योरिटी और इम्प्योरिटी, शुद्ध और अशुद्ध कास्ट, शुद्ध और अशुद्ध जाति, प्योरिटी इम्प्योरिटी के हिसाब से रैंक मिलता है। पर श्रीनिवास ग्राउंड पे देखते हैं कि भाई ऐसा उन्हें कुछ मिला नहीं, थोड़ी हटके चीजें मिली। सबसे पहले वो बोलते हैं कि देखो सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो, एंड सबसे नीचे, वैसे तो शूद्र हैं, बट उससे भी नीचे पंचम वर्ण जो चतुर्वर्ण में भी नहीं आ रहे हैं, वो है अनटचेबल्स, दे आर आउटकास्ट। ठीक है? तो ये पोजीशन लगभग फिक्स्ड है, ये श्रीनिवास ने कहा। ठीक है? ग्राउंड रियलिटी में भी उन्होंने ये एटलीस्ट ये एक्सट्रीम्स उन्हें फिक्स्ड मिली, दिस एंड दिस। लेकिन वो कहते हैं कि बीच में एज इन जो यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर यहाँ पे बीच में कहीं या इनके बीच में कहीं, बीच में पूरी हायरार्की में बीच में कहीं मिडिल रीजन में डिबेट्स हैं, डिबेटेबल है रैंकिंग, यहाँ पे डाउट है, ये बहस का बाजार है। यहाँ कास्ट अपनी अपनी म्यूचुअल पोजीशंस, उसके रिस्पेक्ट में मेरी क्या पोजीशन है और मेरे रिस्पेक्ट में उसकी क्या पोजीशन है, अपनी म्यूचुअल पोजीशंस को लेकर तू मैं यहाँ पे चलती रहती है। वो बीच में जो कास्ट होती है वो कहती हैं कि हम उनसे ऊपर है, वो कास्ट कहती है कि नहीं नहीं हम उनसे ऊपर है। तो ये डिबेट, उनकी बहस चलती रहती है। यानी कि फील्ड व्यू बताता है कि कास्ट हायरार्की एक पत्थर की लकीर नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। बीच में जो बीच की जातियां, एक्सट्रीम्स आर फिक्स्ड, ब्राह्मण्स एंड अनटचेबल्स, बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, और वो डिबेट का फायदा उठा के लोग अपने कास्ट स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इसमें नेगोशिएशन चलती रहती है। ये हम डिटेल में संस्कृताइजेशन में पढ़ेंगे और अच्छे से, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। और देखो अगेन फिर से ये बात हो गई कि म्यूचुअल रैंक्स आर नॉट फिक्स्ड, म्यूचुअल रैंक फिक्स्ड नहीं है, स्पेशली इन द मिडल। जब बीच की जाति अपनी पोजीशन को लेकर उलझन में रहते हैं तो सिग्नल क्लियर है कि मोबिलिटी इज पॉसिबल। सीधी सी बात है, मोबिलिटी इज पॉसिबल, स्टेटस एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, इट इज नॉट स्टोन कार्व्ड। ये श्रीनिवास ने चीज निकाली। उनकी स्टडी थी रामपुरा की, जो कि एक गांव है आपका कुर्ग में, और उस टाइम पे वो मैसूर स्टेट के अंदर आता था। तो रामपुरा की स्टडी है श्रीनिवास की, और यहाँ पे श्रीनिवास ने दी एक धमाकेदार टर्म, संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन इसी चीज से रिलेटेड है, इसी म्यूचुअल डिबेट से रिलेटेड है, म्यूचुअल रैंक्स पे जो बहसबाजी है उस पर रिलेटेड है। बट इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, ट्वाइस बॉर्न का। आपने द्विज सुना होगा, द्विज कौन होते हैं? द्विज कास्ट कौन सी होती हैं?
इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। अब देखो, हमारा जो वर्ण सिस्टम है, सबसे ऊपर है ब्राह्मण्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके क्षत्रियस, फिर आते हैं आपके वैश्यास, फिर आते हैं आपके शूद्रास। ये हो गया आपका चतुर्वर्ण। ये आपके शास्त्रों में, मनुस्मृति में पढ़ने को मिलता है। बाहर कुछ लोगों को इन्होंने चतुर्वर्ण के अंदर लाने के लायक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि दीज पीपल आर इम्प्योर, और ये इनको हम बाहर निकालते हैं चतुर्वर्ण से, दीज आर आउटकास्ट पीपल। और इनको उन्होंने कहा था अछूत, ठीक है। ऑलवेज राइट अनटचेबल इन कोट्स। और अगर कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, आज की तारीख में अगर आप अनटचेबल, ये तो हम अभी पुराना सिस्टम समझ रहे हैं, तो ऑलवेज यूज द वर्ड एक्स अनटचेबल्स, ठीक है। अभी जो दलित हैं आज के तारीख में, या एससीज जिनको हम बोलते हैं, दलित इज स्टिल एन असर्टिव वर्ड, ठीक है, बट अनटचेबल इज अ डेरोगेटरी वर्ड। इट शुड नॉट बी यूज इन देयर कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम सोशोलॉजी में यूज कर रहे हैं, वी ऑलवेज यूज इट इन कोट्स। तो आउटकास्ट किया इन्होंने कुछ लोगों को, और इन्होंने बोला कि ये लोग ये अछूत लोग हैं, इनको हमें छूना भी नहीं है। तो इनको उन्होंने चतुर्वर्ण में डालने के लायक भी नहीं समझा। अब द्विज कौन होते हैं? द्विज, या इंग्लिश में हम बोले ट्वाइस बॉर्न कास्ट। द्विज कास्ट वो हैं जो पहले 3 वर्ण में आ रही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। इन 3 कैटेगरीज में जो कास्ट आती हैं उनको द्विज बोला जाता है, उनको ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में मानते हैं कि दीज कास्ट्स ये 2 बार पैदा हुई है। ट्वाइस बॉर्न 2 बार पैदा होती हैं। कैसे? एक तो इनका जो नॉर्मल जन्म है, माँ की कोख से आप पैदा हुए, यू वर बॉर्न एज अ मैन, और मनुष्य की तरह, ठीक है। फिर हिंदू धर्म में एक उपनयन करके संस्कार होता है। उपनयन, अगर आपको किसी को पता हो, उपनयन संस्कार होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि एक तो आप नॉर्मल पैदा हुए, वो फर्स्ट आप पैदा हुए, सेकंड टाइम आप पैदा होते हो जब आपकी ये सेरेमनी शुरू होती है। ये सेरेमनी इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 वर्णों में अलग अलग एज पे बालकों को, बच्चों की सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी के बाद उनको द्विज बोला जाता है कि अब इनका दोबारा जन्म हुआ है, ठीक है। नाउ दे आर मोर देन मनुष्य, नाउ दे आर मोर देन मैन। क्यों? क्योंकि अब इनकी रिलीजियस ड्यूटीज, अब इनकी एजुकेशन शुरू होगी, अब इनके उत्तरदायित्व शुरू होगा। तो ये जो सेरेमनी होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ब्राह्मण की कैटेगरी में ये सेरेमनी, जैसे आई टेल यू, बेसिकली उपनयन जो सेरेमनी है, दैट इज जनेऊ वाली जो आपकी सेरेमनी होती है। तो ब्राह्मण्स में ये होती है 5 से 13 साल की उम्र में। क्षत्रियों में ये होती है अराउंड 9 से 19 साल की उम्र के बीच कर देनी चाहिए इनको, इनके हिसाब से, उपनयन संस्कार के हिसाब से। वैश्य में 13 से 23 की एज में ये सेरेमनी की जाती है, ये उपनयन संस्कार किया जाता है। अब देखो, उपनयन क्या है? उपनयन एक हिंदू धार्मिक संस्कार है जिसे जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके जीवन में दूसरे जन्म का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। सेकंड, ट्वाइस बॉर्न हो जाता है इस संस्कार के बाद, यहाँ से उसकी सेकंड लाइफ शुरू होती है। अब ये जो संस्कार है, ये स्पेशली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों में होता है, इन वर्ण की जातियों में होता है, और इसे सेकंड जन्म बोल रहे हैं हम। अब इसके दौरान जो बच्चा है उसको एक यज्ञोपवीत, अगर आपको पता हो, यज्ञोपवीत, वही जो जिसको आप जनेऊ भी बोल देते हो, सेक्रेड थ्रेड पहनाया जाता है, जो कि हर एक वर्ण का अलग अलग होता है। ब्राह्मण्स में ये वाइट कलर का होता है जनेऊ, क्षत्रियों में रेड होता है, एंड वैश्य में येलो होता है।
तो ये पहनाया जाता है और उसे यहाँ से फिर उसकी एजुकेशन एंड उसके जो धार्मिक कर्तव्य हैं, जो रिलीजियस ड्यूटीज हैं, उसको पालन करने के लिए ये तैयार किया जाता है फिर ये बच्चा। अब ये संस्कार हमने आपको एज ग्रुप्स बता दिए हैं। अब थोड़ा इस सेक्रेड थ्रेड के बारे में आ जाओ। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स आल्सो, समटाइम्स दे डू आस्क, वेरी रेयरली, बट आगे अब हम पढ़ ही रहे हैं तो जान लो। यज्ञोपवीत एक सीक्रेट थ्रेड है, एक धार्मिक धागा है जिसे उपनयन संस्कार के दौरान पहना जा रहा है। ये 3 रंग का होता है, सॉरी ये 3 रंग का होता है फॉर द 3 वर्णास। इसके अलावा ये धागा 3 तारों से बनता है जो सीक्वेंस वाइज ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। 3 धागों से बन रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब यज्ञोपवीत को पहनने का उद्देश्य व्यक्ति को अगेन वही धार्मिक ड्यूटीज और संस्कारों के प्रति जागरूक करना होता है। ठीक है, यू शुड बी अवेयर। इसे पहनने के बाद जो बच्चा है स्पेशली वो वेद, शास्त्र और जितने बाकी अन्य आपके रिलीजियस एजुकेशन में चीजें आती हैं वो उसकी ग्रहण होनी शुरू हो जाती हैं, उसे ग्रहण करनी होती हैं इस परंपरा के बाद। अब यज्ञोपवीत के पहनने से जो बच्चा है उसको सोशल और रिलीजियस इन दोनों तरीके से शुद्ध माना जाता है कि अगर आपकी ये उपनयन संस्कार हो गया है, आपने जनेऊ पहन लिया, नाउ यू आर प्योर सोशली एंड रिलीजियसली। और ये जो है ये उसने अपने लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत करी है, उसकी तरफ ये डायरेक्ट हो गया है अब। तो नाउ ही इज प्योर, नाउ ही इज ट्वाइस बॉर्न। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी की बची शूद्रास बचे और अनटचेबल्स, इनको तो जैसे कि आप जानते हो इनको एजुकेशन का अधिकार भी नहीं था, तो फिर इनके द्विज बॉर्न और इनको प्योर भी नहीं मानते थे, तो इनमें उपनयन की परंपरा, जनेऊ पहनने की परंपरा नहीं होती थी। ठीक है, अब लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज संस्कृताइजेशन, व्हाट इज एम श्रीनिवास टॉकिंग अबाउट। देखो एम श्रीनिवास ने क्या कहा था, रामपुरा की इनकी स्टडी है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट की, मैसूर स्टेट में। इन्होंने कहा कि जब कोई लो हिंदू, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट टर्म्स यू आर यूजिंग, जब कोई लो हिंदू कास्ट या फिर कोई ट्राइब या फिर कोई भी ग्रुप, 3 terms are here in this definition, लो हिंदू कास्ट या कोई ट्राइब, लो हिंदू कास्ट, कोई ट्राइब या कोई भी ग्रुप अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी या लाइफस्टाइल, इन चीजों को एक हायर ट्वाइस बॉर्न भी कोर्ट्स में ही आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक हायर ट्वाइस बॉर्न कास्ट की तरफ घुमाता है। जब एक लो हिंदू कास्ट या ट्राइब या कोई भी ग्रुप अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और लाइफस्टाइल को एक हायर ट्वाइस बॉर्न कास्ट की तरफ घुमाता है, मतलब उनको कॉपी करना शुरू करता है, उनको एम्यूलेट करता है, तब ताकि उनकी रैंक कास्ट के उसमें थोड़ी सी ऊपर खिसक जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो कॉपी करने का, अपर कास्ट को कॉपी करने का तरीका है, इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज, थोड़ा सा इसको ना तरीके से समझो। हम बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, लो हिंदू कास्ट। So does that mean, what do you mean by low Hindu caste? This is a relative term, right? Higher twice born caste. तो कहने का मतलब ये है, श्रीनिवास बोलते हैं कि ये जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है ये मेनली आपको देखने में मिलता है शूद्रास में,
दे हैव बीन कॉल्ड लो हिंदू कास्ट। इनमें प्राइमरीली देखने को मिलता है, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी के जो वर्ण हैं, वैश्यास, क्षत्रियास एंड ब्राह्मण्स, वहां पे ये नहीं हो रहा है। उसमें भी जो रिलेटिवली लोअर लेवल पे कास्ट हैं, वो संस्कृताइज करके थोड़ा सा वैश्या वर्ण में ही थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्षत्रिय में भी जो लोअर हिंदू कास्ट है, वो थोड़े से अपर क्षत्रियों में ही कॉपी करके थोड़े से अपना रैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण्स में भी यही है। ब्राह्मण्स में ये नहीं देखने को मिलेगी, बट प्राइमरली ये है कि यहाँ पे ज्यादा हो रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम है, बट इट इज स्टिल देयर। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन जो इन्होंने देखा आपकी फील्ड स्टडी में। कहने की बात ये हो रही है, और ये रिचुअल लेवल पे है। दे आर व्हाट आर दे कॉपिंग? दे आर कॉपिंग योर देयर कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ लिटिल हायर अपर कास्ट। देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई मेक ओवर कराओ अपना। वो उनके साड़ी बांधने का तरीका फॉलो कर रहे हैं, उनके पगड़ी बांधने का तरीका फॉलो कर रहे हैं, वो क्या खाते हैं, किस चीज़ों से परहेज कर रहे हैं, वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या त्योहार मनाते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, किस देवता की पूजा करते हैं, ये सब वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा और उनका लाइफस्टाइल में कुछ खास फर्क ना रहे। देखो, कास्ट इज नॉट रेस। शक्ल से आप किसी की कास्ट नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक कास्ट का लाइफस्टाइल कॉपी कर लूं, वैसा रहन सहन मेरा हो जाए, तो इन सम टाइम, मे बी इन अ डेकेड और सो, आई कैन कॉल कि भाई हम तो इसी कास्ट के हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना सब सेम तो है। तो ये तरीका था, यानी थोड़ा आप मेकओवर कराओ, नाम खून आपका वही है। समाज आपको कुछ टाइम बाद, एक डेकेड या 2 डेकेड के बाद कहे कि हाँ, हम थोड़ा ऊंचे लग रहे हैं, तो ये उसी कास्ट के होंगे। ठीक है, दैट इज हाउ दे ट्राई टू चेंज देयर कास्ट स्टेटस, कास्ट रैंकिंग। फिर अब आप आ जाओ, ओवरव्यू ले रहे हैं हम, आ जाओ आप डोमिनेंट कास्ट का थोड़ा सा, आई जस्ट टच, डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। डोमिनेंट कास्ट का भी फंडा इन्होंने दिया था श्रीनिवास ने। श्रीनिवास बोलते हैं कि सिर्फ रिचुअल स्टेटस से डोमिनेंस डिसाइड नहीं होता है। आपने संस्कृताइजेशन कर ली, आपने रिचुअल लेवल पे ये प्रोसेस किया था, बट इससे आपकी समाज में दबंगी नहीं बनती है। ये तो सिर्फ रिचुअल लेवल पे हुआ। आपकी जमीन कितनी है, पैसा, आपकी पॉलिटिकल मसल कितनी है, पावर, और आपकी पॉपुलेशन, आपके नंबर्स कितने हैं, वोट बैंक, ये सब चीजें भी डिसाइड कर रही हैं कि ये 3 चीजें, इन पे भी आपकी दबंगई, आपकी डोमिनेंस समाज में वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो प्योर इम्प्योर की जो डुमो स्टाइल आइडियोलॉजी थी, ये श्रीनिवास ने रिजेक्ट करी, और ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। संस्कृताइजेशन आपकी होती है रिचुअल लेवल पे, डोमिनेंस कास्ट आप इन 3 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हो। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है। दुमो ने कहा था, हम बुक व्यू और फील्ड व्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। दुमो ने कहा था कि जो कास्ट की आइडियोलॉजी है, प्योर और इम्प्योर की, शुद्ध और अशुद्ध, कुछ लोग शुद्ध हैं कुछ लोग अशुद्ध हैं, ये उन्होंने कहा था कि ये ऑल इंडिया लेवल पे है, ये तो भारत में हर जगह देखने को मिल रहा है। दुमो अचंभित थे। श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं जी, इट इज नॉट अ पैन इंडिया फिनोमिनन। देश भर में कास्ट इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो सत्याग्रह हैं, जो रिफॉर्म मूवमेंट चले, वो दिखाते हैं कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी की जो आइडियोलॉजी है, वो सब जगह आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं होती है। कभी दलित पैंथर्स सुना होगा आपने,
रीड अबाउट इट। कभी दलित पैंथर्स, कभी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, सब ने बता दिया कि प्योर इम्प्योर का खेल छोड़ो, हमें अधिकार चाहिए, वी वांट राइट्स। ठीक है, तो फील्ड व्यू से दिखता है कि कास्ट सिस्टम, कास्ट की जो ये सीढ़ी है ना, ये एक रबर बैंड की तरह है, इसको खींच सकते हैं, मतलब दिस इज फ्लेक्सिबल। इसमें आपकी रैंकिंग फिक्स नहीं है, ये रबर बैंड की तरह खींचतान होती रहती है इसमें। दिस इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन, ये तो मैंने ऐसे ही एनालॉजी ली है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कास्ट इज नॉट रिजिड like a rock, that is flexible like a rubber band, and मेक ओवर कर लेने से, संस्कृताइजेशन कर लेने से और थोड़ा पावर के कॉम्बिनेशंस खेल लेने से, लैंड, पॉलिटिकल और नंबर्स की गेम खेल लेने से आपका रैंक बदल सकता है सोसाइटी में, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपका स्टेटस बढ़ सकता है। और जब ज्यादा तनाव होता है तो प्रोटेस्ट की आग से ये देखो पूरी हायरार्की भी, उनकी जो पूरी हायरार्की की सीढ़ी है, दिस लैडर, ये भी हिल सकती है। दो तीन चीजें बोल दी मैंने, सुनो दोबारा से कि फील्ड व्यू से हमें ये पता चला, फर्स्ट इज कास्ट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। दूसरा, संस्कृताइजेशन होती है, मेक ओवर करो, डोमिनेंट कास्ट बोला, लैंड, पॉलिटिकल पावर एंड पॉपुलेशन, इससे भी आपका स्टेटस बदलता है। और दूसरी बात कि जब टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी ज्यादा बढ़ जाए, जब डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए, ऑपरेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए, तो ज्यादा तनाव होता है, तो प्रोटेस्ट की आग भी चल रही है कि पीपल आर टोटली अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कास्ट की हायरार्की, कास्ट की सीढ़ी के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जो बुक व्यू था कि भाई लोग पैसिवली, एक हायरार्की, कुछ एलिट्स ने, कुछ ब्राह्मणिक एलिट्स ने लिख दी और पूरा समाज उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, दिस व्यू ऑफ बुक्स, it was totally wrong, it was not the true depiction of ground reality। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट की ओर, ओवरव्यू ले रहे हैं हम। देखो, जोन मेंचर आपके एज फार एज पेपर 1 में भी आते रहेंगे, पेपर 2 में भी आते रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। जोन मेंचर ने कास्ट को नीचे से ऊपर देखने का एक नया चश्मा लगाया। नीचे से ऊपर यानी कि अनटचेबल्स की बात सुनो ना, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही सहा है। तमिलनाडु की इनकी स्टडी है, तमिलनाडु के अनटचेबल बस्ती में इन्होंने फील्ड वर्क किया। एंड तमिलनाडु में कहाँ पे, तांजोर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आंद्रे बेते ने भी किया था। इन्होंने स्पेशली अनटचेबल्स के साथ ज्यादा समय बिताया। देखो, इनका सीधा पॉइंट है कि कास्ट मशीन तभी स्मूथ चलती है, कास्ट सिस्टम तभी स्मूथ चलता है जब आप प्रिविलेज की सीट पर बैठे हो, जब आप ब्राह्मण हो, तब सिस्टम आपके, कास्ट सिस्टम तो बना ही ब्राह्मण के हक में है ना, तो कास्ट की मशीनरी तब स्मूथ चल रही है जब आप प्रिविलेज सीट पे बैठे हो। जो लोग सबसे नीचे बैठे हैं, जो लोग सबसे नीचे की सीट पे हैं, उनके लिए तो ये मशीन एक्सप्लॉयटेशन का क्रशर है, उनको काय का फायदा कास्ट सिस्टम से। तो नीचे वाली जो जातियां हैं उनको इकोनॉमिक, सोशल, दोनों तरह से जुल्म झेलने पड़ते हैं। कम मजदूरी, इज्जत की कमी, पब्लिक स्पेस पे रोक टोक, सिविल एमेनिटीज पे एक्सेस नहीं मिलता, कुओं का एक्सेस नहीं है, सड़कों का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन का अधिकार नहीं है। तो सारे तो एक्सप्लोरेशन ये सह रहे हैं, कास्ट सिस्टम तो इनके फायदे के लिए, ये जॉन मेंचर ने बोला। तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोग चुप नहीं बैठे, फिर कभी खुलेआम इन्होंने लाठी डंडा, प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो कभी खुलेआम इन्होंने प्रोटेस्ट किए, इन्होंने लाठी डंडा लेकर विरोध किया, कभी टैसिट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, कभी तो डायरेक्ट किया, कभी इनडायरेक्ट, एज इन रेंट की स्ट्राइक्स करी, बेगार के अगेंस्ट आवाज उठाई, रिचुअल बॉयकॉट किया। तो इन सब चीजों पे इन्होंने आवाज उठाई कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। प्रॉब्लम,
इन प्रोटेस्ट्स का हमें कहीं रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है. Where is the record of all these protests by the so-called lower castes? कोर्ट की फाइल, डिस्ट्रिक्ट गैजेट या न्यूज रिपोर्ट में नामो निशान नहीं मिलता है इन प्रोटेस्ट का. देयर इज नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. इसलिए हिस्ट्री की किताब में ये दलित रेजिस्टेंस इनविजिबल इंक. इट इज एन इनविजिबल इंक. यू डोंट सी इट. ठीक है. सो history has been deliberately changed. It has been deliberately manipulated to remove these protests from the history of our country. जबकि ग्राउंड पे उन्होंने कास्ट हायरार्की को बार बार चैलेंज किया है. दिस इज द प्रोटेस्ट वी आर टॉकिंग. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इसका क्या रिलेशन है आपके कास्ट सिस्टम से? अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी तो और इंटरेस्टिंग चीजें होती जाएंगी. ओवन लिंच की स्टडी है 1974 की ऑन द जाटव्स ऑफ आगरा. इन्होंने क्या देखा? थोड़ी स्टडीज पे आ जाते हैं. जाटव लोग पहले ब्राह्मण जैसा बनने की सोच रहे थे, संस्कृताइज करने की सोच रहे थे, पर उन्होंने संस्कृताइजेशन का फुल पैकेज तुरंत रिजेक्ट कर दिया जब नई मोबिलिटी की राह मिली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ओवन लिंच कहते हैं कि ये राह जब खुली, ये राह खुली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से. इन्होंने वोट डाला, जाटव्स ने वोट डाला, नेतागिरी की इनको स्पेस मिली, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के गेट इनके लिए खुले. तो फिर जब इसका फायदा इन्होंने उठाया तो दे डिड नॉट फील द नीड टू संस्कृताइज. अब जाटव बोलते हैं कि हम भी इक्वालिटी से हक मांगेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें भी चाहिए बॉस, ये उन्होंने बोला. तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू संस्कृताइजेशन दैट सम पीपल डिड नॉट इवन फॉलो द रिचुअल प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. अलग अलग और भी समाज में तरीके थे अपना स्टेटस ऊपर करने की, वो लोगों ने, वो काफी कास्ट ने फॉलो किया. ठीक है. इसमें एक और पर्सपेक्टिव, एक और एंगल आता है. योगेंद्र सिंह ने बात करी. इन्होंने संस्कृताइजेशन का जो पैटर्न है वो डिस्कस कर रहे थे ये 1994 में, और ये कहते हैं कि जो एक्स अनटचेबल्स हैं, ठीक है, जो दलित्स हैं, इन्होंने भी जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की है इसको पूरी तरह रिजेक्ट किया. मैंने आपको क्या बताया था कि संस्कृताइजेशन का प्रोसेस आपको प्रिडोमिनेंटली शूद्रास में मिलेगा. अनटचेबल्स तो पंचम वर्ण में थे, उनको तो बिल्कुल ही आउटकास्ट किया हुआ था. तो उन्होंने बिल्कुल कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया, एंड वो भी संस्कृताइजेशन के चक्कर में नहीं पड़े. ठीक है. फिर एक और आपका आता है, दिस इज इंटरेस्टिंग, पुरितन. ये हम संस्कृताइजेशन की कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या कौन कौन से केसेस में हम देख रहे हैं कि संस्कृताइजेशन नहीं फॉलो हो रही है. देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग. पुरिटन संस्कृताइजेशन का क्या मतलब है? अब देखो, संस्कृताइजेशन क्या हो रहा था कि जो लोग ट्वाइस बॉर्न नहीं है, लोअर कास्ट जो ट्राइब्स हैं, कास्ट हैं या कोई भी ग्रुप है, वो ट्वाइस बॉर्न को फॉलो कर रहे हैं. बट वाई ट्वाइस बॉर्न? क्योंकि समाज ने बोला कि ये ज्यादा शुद्ध है, प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा शुद्ध है, इनको वेदों का ज्ञान है. ठीक है. ये ज्यादा रिलीजियस होते हैं. ब्राह्मण्स क्या है कि उनको वेदों का, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है, रिचुअल्स कस्टम्स का उनको ज्यादा ज्ञान है. दे आर मोर रिलीजियस. ठीक है. क्रिएटर के जो बोला है कि 4 जगहों से 4 वर्ण निकले हैं, तो इनको सबसे अच्छी पोजीशन मिली हुई है ब्राह्मण्स को. ठीक है. तो पुरिटन संस्कृताइजेशन का मतलब ये है कि देर आर सम पीपल, some members of society
जो कहते हैं कि हम ज्यादा रिलीजियस हैं। कास्ट सिस्टम की रैंकिंग को दफा करो। वी फॉलो द मॉरल कोड मोर रिलीजियसली, मोर स्ट्रिक्टली। ठीक है, दिस इज पुरिटन संस्कृताइजेशन कि ईस्टर्न यूपी की कुछ जातियों ने ब्राह्मण से पानी तक लेना मना कर दिया। ये कौन है? पुरितन मतलब होता है पीपल हु कंसिडर देमसेल्व्स मोर रिलीजियस, कि हम एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसे लोग जो अपने आप को ज्यादा कहते हैं कि हम ज्यादा मॉरल कोड्स को ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ज्यादा रिगरसली फॉलो करते हैं, वी आर मोर क्लोजर टू रिलीजन। तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो ब्राह्मण के हाथ का पानी भी नहीं लेते, हमारी शुद्धि तुमसे ऊंची है, हम अशुद्ध हो जाएंगे अगर हमने ब्राह्मण के हाथ का पानी ले लिया। उल्टा चल रहा है यहाँ पे, यानी ब्राह्मण की जो टॉप पोजीशन है, जो सीक्रेट टेक्स्ट्स में लिखी गई है, उसे खुल के चैलेंज किया। ट्वाइस बॉर्न की सुपीरियोरिटी हमें हमारे यहाँ नहीं चलती। तो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट कुछ लोग, कुछ ईस्टर्न यूपी की जातियां थी। ठीक है, बॉटम लाइन ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब डेमोक्रेसी एक नया दरवाजा खोलती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है, तो कास्ट के बीच वाले जो लोग, जो आइडेंटिटी को रीट्यून करके अपना ही ऊपर वाला वर्जन बना लेते हैं और पुरानी जो कास्ट की लैडर है, हायरार्की है, उसको हिला देते हैं। तो दैट इज व्हाट वी सी कि भाई doors are, it is not, caste system is not a closed system कि भाई कुछ मनुस्मृति में कुछ रैंकिंग बता दी और सारा समाज उसके हिसाब से चलता रहता है। पहली बात तो दिस इज जस्ट रिचुअल रैंकिंग। ठीक है, रियलिटी में रिचुअल भी चल रही है, लैंड की भी चल रही है, पॉलिटिक्स भी चल रही है, पॉपुलेशन का नंबर भी चल रहा है, उसकी गेम भी चल रही है। फिर कुछ लोग पुरितन संस्कृताइजेशन, वो मानते ही नहीं कि ये लोग ऊपर हैं ब्राह्मण। फिर एक्स अनटचेबल्स ने भी दुखी होकर पूरा कास्ट सिस्टम को ही रिजेक्ट किया हुआ है। कुछ लोग दूसरे रास्ते अपना रहे हैं, अगेन वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले। तो बॉटम लाइन ये है कि बुक व्यू जो कास्ट सिस्टम का हम देखने को कर रहे हैं, रियलिटी इज वे डिफरेंट देन दैट। ठीक है जी, अब थोड़े हम कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या थे। देखो, कास्ट को अक्सर एक रिजिड सिस्टम माना गया। एंडोगेमस ग्रुप हमने बोला था, एंडोगेमी प्लस प्योरिटी पोल्यूशन, शुद्ध अशुद्ध, ये दो चीजें मेनली आपके चलती हैं। ठीक है, तो इसमें पावर प्रिविलेज के झगड़े किताबों जो बुक व्यू ने साइड कर दिया। क्या? देखो, शुरू से बात सुनो। कास्ट को अक्सर एक रिजिड सिस्टम माना गया था, राइट? एंडोगेमी और प्योरिटी पोल्यूशन के हिसाब से ये सिस्टम चलता था, और इसमें पावर प्रिविलेज के झगड़े को बुक व्यू ने साइड कर दिया था कि भाई कोई झगड़ा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे रैंकिंग बताइए वैसे चलता है। बट फील्ड व्यू बोलता है कि अरे भाई, कास्ट का जो पेडल तो राजनीति, पॉलिटिक्स और पैसा, मनी दोनों से घूमता है, पहले भी घूमता था, आज भी घूमता है, नॉट जस्ट रिचुअल। यही बात हमने अभी करी, डोमिनेंट कास्ट की जब बात करी है। फील्ड व्यू बोल रहा है कि मनी, पैसा और राजनीति दोनों चीजें चलती हैं भाई ग्राउंड रियलिटी पे। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की स्टडी ऑफ नडार्स इन तमिलनाडु, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की स्टडी है 1987 की, वेरी फेमस स्टडी, दिस विल बी कोटिंग अगेन एंड अगेन इन योर आंसर्स। दोनों पति पत्नी थे, लॉयड एंड सूजन रुडोल्फ। इन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकल क्लाउड, आपकी पॉलिटिकल जितनी क्लोजनेस है मंत्रियों से, एमएलए से, ठीक है, विधायक से, उससे कास्ट स्टेटस का मीटर ऊपर खिसक जाता है और आपको नए हक मिल जाते हैं। नडार्स, जिनको पहले शानन भी बोलते थे,
इन्होंने विद इन 1 सेंचुरी 100 ईयर्स में मेहनत करी सोशल चेंज, और दिस 100 ईयर्स वॉज अ प्रोसेस ऑफ this period of 100 years. It was a process of social change, continuous social change and mobility for the Shannons. और इन्होंने 1 सेंचुरी के अंदर ही अपना कास्ट स्टेटस चेंज कर लिया था। ठीक है, मोबिलिटी आई, इनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी, इन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि भाई हमारी अब नई इज्जत को कानूनी मोहर लगाओ, वी नीड अ लीगल रिकग्निशन ऑफ आर अपग्रेडेड कास्ट स्टेटस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी प्रॉपर लिस्ट होती है वहां पे लेके आए इन्होंने अपना कास्ट स्टेटस विद इन 100 ईयर्स चेंज कर लिया, अपग्रेड कर लिया। ये आप एग्जाम्पल दे के आओगे वेन एवर यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ने ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को पूरी तरह हिला दिया। पॉलिटिक्स के मैदान में और पॉलिटिक्स के मैदान में कास्ट और किनशिप, देखो दोनों चीजें, किनशिप इज रिश्तेदारी, कास्ट और किनशिप दोनों नई आइडेंटिटी गढ़ते हैं। क्यों पॉलिटिक्स में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों आ जाती है? कास्ट, किनशिप, रिलीजन या विमेन का खास इतना नहीं होता, बट मेन ये चीजें, क्योंकि इन सब फैक्टर्स पे भाई हमारा जो मंत्री है वो कौन सी कास्ट का है, क्या हमारे परिवार का है, या कौन से रिलीजन का है, इससे इन लोगों को, समाज को मोबिलाइज करना, भड़काना या किसी भी तरह का मोबिलाइज, वेदर फॉर गुड पर्पस और फॉर बैड पर्पस, मोबिलाइज करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी लोग एसोसिएट करते हैं इन चीजों से अपने नेता के साथ। ठीक है, तो नेता लोगों को ये रेडीमेड मोबिलाइजेशन का एक डब्बा मिल जाता है। रजनी कोठारी, the very famous sociologist, he recently died in 2015, and ये पॉलिटिक्स पे, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, पॉलिटिक्स इन जनरल इन्होंने बहुत बात करी है। जब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वाला यूनिट आएगी तो इनका मेन नाम वहां पे बार बार आएगा। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इनकी बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ये कहते हैं कि देखो, इनके मुताबिक आज इलेक्टोरल और पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा दमदार कुछ भी नहीं है। को ऑप्शन का सिलसिला चल रहा है। को ऑप्शन का सिलसिला मतलब कि नए लोगों को चुनना, नए लोगों को, सिर्फ कास्ट इस पे नहीं, आप कंटिन्यूसली नए लोगों को अपने मेंबर बना रहे हो, अपने पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना रहे हो, अपने ग्रुप में डाल रहे हो। तो नए नए स्ट्रेटास, न्यू स्ट्रेटास, स्ट्रेटा समझते हो? स्ट्रेटा यही सीढ़ियों को बोलते हैं स्ट्रेटा। तो नए नए स्ट्रेटा के जो लोग हैं जो अब तक डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं थे, अगर पॉलिटिशियंस को लगता है कि वो उनको हम अगर अपने डिसीजन मेकिंग में डाल लें तो हमें पॉलिटिकली फायदा होगा, तो वो डाल रहे हैं, उन्हें कास्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, बीएसपी में ब्राह्मण है, ठीक है, बीजेपी में मुसलमान है, तो को ऑप्शन, रजनी कोठारी कहते हैं कि को ऑप्शन का सिलसिला चल रहा है, नए नए स्टेटा डिसीजन मेकिंग टेबल पर आ रहे हैं। कहीं ब्राह्मण तुरंत इन्वॉल्व हुए, कहीं ब्राह्मण डोमिनेंट नहीं थे, वहां जहां ब्राह्मण डोमिनेंट नहीं थे वहां एग्रीकल्चरल अपर कास्ट ने कुर्सी पकड़ी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। दलित नजरिया देखो, अब दलित पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि कास्ट सिस्टम एक आर्यंस की चाल थी। दलित पर्सपेक्टिव, आर्यन कम थे, देवर लेस इन नंबर, और जो एंशियंट हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, द्रविड़ जिनको बोलते हो, वो ज्यादा थी, देवर हायर इन नंबर। तो जो आर्यंस थे इन्होंने कहा कि वी आर लेस इन नंबर, और जो द्रविड़ हैं, जो एंशियंट जनजातियां हैं, जो इंडिजिनस लोग थे यहाँ के, वो ज्यादा हैं, तो उन्हें दबाने के लिए हमें एक सिस्टम लेके आना पड़ेगा
वर्ण सिस्टम। आर्यन ने इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब जो बराबरी थी, जहां पे इतनी ज्यादा कुछ डिवीजन नहीं थी, एक इगैलिटेरियन, एक इक्वालिटेरियन इंडिजिनस लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये कास्ट सिस्टम की सीढ़ियां बनाई। आदि द्रविड़ जैसे कास्ट मूवमेंट्स इसी विचारधारा से चले। ठीक है, गे लॉम्बार्ड की ऑब्जर्वेशन है। तो दिस वाज आपका दलित पर्सपेक्टिव। फिर हम चलते हैं कि दलित लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम, हाँ एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कि जब हम तंग आए, आर्यंस आए, अटैक किया, ये कास्ट सिस्टम पहले नहीं था, ले आए रूल करने के लिए, माइनॉरिटी व्हेन इट वांटेड टू रूल मेजॉरिटी दे ब्रॉट द आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट सिस्टम। एक आइडिया लेके आते हैं, एक नैरेटिव, एक विचारधारा लेके आए, उससे दे कुड कंट्रोल बिगर पॉपुलेशन। आर्यन इन्वेजन थ्योरी हैज बीन करंटली रिजेक्टेड, बट अभी हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं। व्हेन वी, अगर हम कास्ट में आगे आगे जाते रहेंगे तो वील गेट टू नो, पढ़ाऊंगी मैं आपको कि ये साइंटिफिकली इट्स बिन रिजेक्टेड बाय अम्बेडकर आल्सो, बट अभी के लिए ये सुनो। दलित लोग कहते हैं कि भाई हम जब इस्लाम में या सिखिज्म में या क्रिश्चियनिटी में या बुद्धिज्म में जब हम गए कास्ट सिस्टम से बचने के लिए, कास्ट ऑपरेशन से, अनटचेबिलिटी से बचने के लिए, तब भी कास्ट का भूत हमसे चिपका रहा। द घोस्ट ऑफ कास्ट स्टिल हॉन्टेड अस। मालिक मजदूर बदला पर जाति की चिपचिप नहीं गई। और ये कास्ट सिस्टम से ये बाकी के रिलीजन भी पल्यूट हो गए। ये जो लोग इक्वालिटी में, इनके यहाँ इतनी कोई डिवीजन नहीं थी, इतनी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं थी, अब यहाँ पे भी वो चीज आ गई। तो these things polluted these religions also। yeah। आगे चलकर दलित लीडर्स ने अनटचेबल्स और शूद्र, जो आज के आपके दलित्स प्लस ओबीसीज, इन दोनों कैटेगरीज को एक बैनर के नीचे जमा किया कि भाई मेजॉरिटी वर्सेस वी आर द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का एक नया उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेम तैयार किया। उनका कहना था कि देखो भाई, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये मिलके सिर्फ 15% पॉपुलेशन है। हम दलित प्लस ओबीसी बाकी 85% है। तो असली मेजॉरिटी कौन है डेमोक्रेसी में? हम। तुम सो कॉल्ड अपर कास्ट, तुम सो कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न द्विज, तुम लोग हमारे सामने माइनॉरिटी हो। यानी नंबर की ताकत दिखाते हुए दलित्स और ओबीसीज ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक नया रूल लिख दिया। वोट बैंक बढ़ा तो आवाज भी बढ़ी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और हम फील्ड स्टडीज और देख लेते हैं। थोड़ी हमने देख ली, थोड़ी और देखते हैं। देखो, और ये आपकी बार बार काम आएंगी। द फील्ड व्यू ऑफ कास्ट सबसे ज्यादा ये चमकता है जब सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्राउंड पे चप्पल घिस कर ग्रास रूट्स की स्टडी करते हैं। स्पेसिफिकली बोला जाए तो फील्ड व्यू लोकलाइज करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को। ये गांव में, ये खेत में, ये लोगों की ये हिस्ट्री है, वेरी स्पेसिफिक। इट लोकलाइजेज आर जेनरिक अंडरस्टैंडिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक केस स्टडी। रिसर्चर को हिस्टोरिकल फोर्सेस का बही खाता मिल जाता है, पूरा अकाउंट मिल जाता है। इस इलाके में कौन सी रियासत थी, कौन से लैंड रिफॉर्म्स लागू हुए, कौन से मूवमेंट चली यहाँ पे। इंटरनल फैक्शंस, जो गुटबाजी है गांव के अंदर, वो भी इनको दिखने को मिल जाती है। ब्राह्मण्स में मिश्रा दुबे में खींचतान चलती है, ये उनको देखने को मिली। फिर फील्ड पे रहकर आदमी रोज के इंटरैक्शन पकड़ता है, एवरी डे, डे टू डे इंटरैक्शंस पकड़ता है। बाजार का सौदा कैसे होता है,
जब एक अनटचेबल बच्चा पेमेंट लेने आता है अपनी मजदूरी के, तो उसको हाथ में नहीं चवन्नी अठन्नियां मिलती, पैसा, कॉइन्स नीचे फेंके जाते हैं, वहां से वो उठाता है, क्योंकि ही इज अ सो कॉल्ड अनटचेबल, सो कॉल्ड अछूत, तो वो टच नहीं करेंगे इसको। दिस वॉज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ एंद्रे बेते, दिस इज अ रियल टाइम। एंद्रे बेते ने खुद बोला था कि मैं सिर्फ एक सोशोलॉजिस्ट था, तो मैं इस प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, बट मेरी आत्मा नहीं मानी, बट स्टिल मन मार के इन्होंने ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया कि हाउ अ किड हु बिलोंग्स टू द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट, हाउ ही इज पेड फॉर हिज हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये यही सीन आई थिंक किसी पुरानी मूवी में भी दिखाया गया है, जब वो बच्चा जूते चमका के पॉलिश करके एक सूट बूट वाले जेंटलमैन को करके देता है और वो पैसे नीचे फेंक देता है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट फिर वो कहता है कि साहब इज्जत से दीजिए, हाथ में दीजिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट जब वो ग्राउंड रियलिटी पर उतरते हैं। ठीक है, फिर बाजार का सौदा कैसा हो रहा है, पंचायत की लड़ाई में कौन कौन इन्वॉल्व है, मंदिर के ट्रस्ट की कुर्सी के लिए क्या लड़ाई हो रही है, कौन कौन सी कास्ट में, तो एवरीथिंग दे कुड ऑब्जर्व, वेरी डिटेल्ड अकाउंट्स दे गॉट। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो रिलीजियस, तीनों मैदान का लाइव डेटा, लाइव टेलीकास्ट इनको मिल रहा है। रिसर्चर को एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, किस जाति का क्या सोशल स्टेटस है, मोबिलिटी का इंजन कैसे घूमता है, और कौन सी फैक्शन या कौन सा गुट किस तरफ से धक्का दे रहा है, एवरीथिंग दे कुड सी। यानी जो बुक व्यू था, जो किताब का ज्ञान अच्छा है, बट गांव की धूल के बिना कास्ट का असली रंग नहीं दिखेगा आपको। फिर इंटरकास्ट इंटरेक्शंस जो हो रही थी, जहां पे आप, मैंने शुरू में बात करी, कॉमेंसैलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो खाना इकट्ठे नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इंटरकास्ट इंटरेक्शन की थोड़ी हम इम्प्लीकेशन देख लेते हैं थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। फर्स्ट इज, जो हमने विलेज वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, मैकिम मैरियट की केस स्टडी है किशनगढ़ी गांव की, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैकिम मैरियट ने अलीगढ़ से किशनगढ़ी में जाकर पूरी हायरार्की का एक्सरे लिया, लोकल हायरार्की का। गांव के सब लोग कास्ट को एक ही रैंक ऑर्डर नहीं देते हैं। गांव में कुछ लोगों के हिसाब से कुछ ऑर्डर है कास्ट रैंकिंग का, कुछ लोगों के हिसाब से कुछ ऑर्डर है। किताब बोले एक बात, गांव वाले बोले दूसरी बात। स्क्रिप्चर वर्सेस गांव का अगर हम स्कोरबोर्ड लें, अगर हम हिसाब करें, तो शास्त्र के जहाँ पे आप स्क्रिप्चर्स देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पक्का खाना होता है, कुछ कच्चा खाना होता है। तो स्क्रिप्चर्स के जो पक्का खाना कच्चा खाना था, जो इनके डाइटरी रूल्स थे, वो हमें बुक्स में देखने को मिले, स्क्रिप्चर्स में देखने को मिले। प्लस ये ऑक्यूपेशन प्योर है, ये इम्प्योर है, ये भी हमें बुक में मिलता है, अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, पर ये गांव में रैंक डिसाइड करने का तरीका ही नहीं था। गांव में रैंक आपके पक्के कच्चे खाने से, आपके डाइटरी रूल से, या आपकी प्योर इम्प्योर ऑक्यूपेशन से, आपकी डाइट से, चाहे वो कैसी भी हो, या आपकी ऑक्यूपेशन से, चाहे वो कैसी भी हो, इससे डिसाइड ही नहीं हो रहा है। मैकी मेरिट ने देखा कि दीज आर नॉट द रियल क्राइटेरिया। आगे क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ। एक और चीज, मैसूर के गांव की जो स्टडी करी थी श्रीनिवास ने, रामपुरा की, इन्होंने भी ये कहा था कि जो ट्रेडर कास्ट होती है, ट्रेडर कास्ट वहां पे थी, वो वेजिटेरियन थे, और काम भी उनका सो कॉल्ड क्लीन ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे आप धूल मिट्टी में नहीं घुस रहे हो, या आप साफ सुथरा काम कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग डर्टी। पर रैंक में ट्रेडर से ऊपर थे पेजेंट्स, किसान। ये श्रीनिवास ने देखा। तो मैकी मेरिट ने देखा वहां पे कि डाइट एंड ऑक्यूपेशन से आपका रैंक डिसाइड नहीं हो रहा है। श्रीनिवास कह रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे भी मुझे ये देखने को मिल रहा है कि क्लीन ऑक्यूपेशन है और वो वेजिटेरियन भी है, बट पेजेंट्स उनसे ऊपर आ रहे हैं जो धूल मिट्टी में काम करते हैं। यानी कि वेजिटेरियन
या क्लीन काम इज नॉट इक्वल टू आपकी टॉप रैंकिंग। ये फॉर्मूला फेल है बुक व्यू का। मैसेज क्लियर है, बुक व्यू चुप है कि सिर्फ वेजिटेरियन होना या ऑक्यूपेशन शुद्ध होना रैंक फिक्स करेगा। ऐसे नहीं है। एक्चुअल जिंदगी में एट्रीब्यूट्स मिक्स मैच होते रहते हैं। कभी डाइट चलती है, कभी लैंड पावर चलती है, कभी वोट बैंक चलता है। मोटा मोटा आज की तारीख में अगर मैं बोलूं तो पैसा चलता है। कास्ट बियॉन्ड अ पॉइंट डज नॉट मैटर। तो भाई गांव की गली में कास्ट की सीट इज नॉट स्टैटिक। कास्ट हर रोज का जो आपका लेन देन है, जो डेली आपका इंटरेक्शन है, या जो पावर प्ले चलता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, या नाश्ता पानी का जो आपके डाइटरी रूल्स की सेटिंग है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे आपकी कास्ट रैंकिंग होती रहती है। किताब को भी कभी कभी ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे नोटिस। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि आज आपने संस्कृताइजेशन करनी शुरू करी। इट टेक्स एटलीस्ट 1 जनरेशन फॉर दिस टू हैपन। नडार्स को 100 साल लगे थे, ठीक है? तो लगते हैं भाई 10-20 साल, 30 साल, 40 साल लगते हैं। ऐसे नहीं कि आज आपने संस्कृताइजेशन करनी शुरू करी और आपके पास लैंड आ गया, आपकी लॉटरी लगी, आपके पॉलिटिक्स में कोई आपकी कास्ट का बंदा मिल गया या कोई अच्छा इंसान किसी और कास्ट का मिल गया जो आपके क्लोज हो गया, एंड कल को आप क्लेम करने लग जाओ कि भाई मैं तो अपर कास्ट का हूँ। इट्स नॉट दैट इजी। कास्ट में मोबिलिटी है, बट दैट मोबिलिटी इज टू सम एक्सटेंट। कास्ट की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लास वाइज, स्टेटस वाइज मोबिलिटी इज बेटर, बट कास्ट की मोबिलिटी, कास्ट रैंकिंग आप अपनी बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें देयर आर लिमिटेशंस। इट्स अ स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट आपकी स्टडी आती है कास्ट इन बिस्सीपारा विलेज। देख लो यहाँ भी, ये किसकी स्टडी है बताया था मैंने आपको, FG बेली की स्टडी है। ये भी हमने रूरल एंड एग्रीरियल सोशल स्ट्रक्चर में FG बेली का नाम आया था। तो इनकी जो बिस्सीपारा की स्टडी है, बेली ने देखा कि बिस्सीपारा की कास्ट की जो ट्रेन है वो 2 ट्रैक्स पे चल रही है। सेग्रीगेशन और हायरार्की, ऊंच नीच और अलग अलग। सेग्रीगेशन मतलब डिवीजन। तो ये डायनेमिक खेल है। वेले ने कास्ट सिस्टम को एक डायनेमिक खेल बोला। उस डायनेमिक तरीके से उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि डोमिनेंट कास्ट की जो दबंगई है वो सब जातियों को जोड़ बांध के रखती है। यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो बाकी जातियों पे उसकी डोमिनेंस है, उनको जोड़ बांध के वो रख रही है। तो जैसे ही कोई, इसकी डोमिनेंस है, जैसे ही कोई कास्ट अमीरी पकड़ती है, उसका इंटरेक्शन स्टाइल बदलता है, वो तुरंत कह देती है अब हम भी ऊपर वाले बेंच पे बैठेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डायनामिज्म ही इज टॉकिंग अबाउट। वेले के अनुसार बिस्सीपारा में अगर हम कास्ट हायरार्की की अपर या लोअर एक्सट्रीम्स देखें तो आपको रिचुअल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेटस वो आपको ऑलमोस्ट फिक्स मिलेंगे। वो उसकी आपको प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस? देखो ये सब सोशोलॉजिस्ट का ये कहना आ ही रहा है कि एक्सट्रीम्स आर फिक्स्ड। जब आप एक्सट्रीम्स की बात करें वो फिक्स्ड है, और उसमें आपको ये भी दिखेगा कि जो हायर कास्ट का है वो हायर क्लास का भी है, वो उस पे उसके पास पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, उसके पास लैंड पावर भी ज्यादा है। सेम विद दिस, जो बिल्कुल ही अनटचेबल्स है ना, उनके पास कास्ट की इज्जत है ना, क्लास पैसे की इज्जत है ना, उनके पास पॉलिटिक्स की इज्जत है ना, एजुकेशन की, कुछ भी नहीं है उनके पास। बट बीच में ऐसा नहीं है, बीच में ये कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, मिक्स एंड मैच, कि कास्ट ऊपर है बट एजुकेशन ज्यादा नहीं है, कास्ट नीचे की है बट एजुकेशन ज्यादा है, या लैंड ज्यादा है, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो ये मिक्स एंड मैच बीच में दिखता है, बट एक्सट्रीम्स आर फिक्स्ड। तो बिस्सीपारा में ये देखते हैं बेली
कि शुरू में वॉरियर कास्ट रिचुअल चार्ट में एकदम टॉप पे, बस एक सिंगल ब्राह्मण फैमिली के नीचे थी, सोल ब्राह्मण फैमिली, वॉरियर कास्ट सबसे टॉप पे थी कास्ट रिचुअल में, बट बस एक ब्राह्मण फैमिली के नीचे थी। फिर सेक्युलर यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चार्ट में भी इन्हीं वॉरियर्स, ये जो वॉरियर्स थे इन्हीं की धूम थी, जमीन भी इनके पास, पावर भी इनके पास, सब उनके हाथ में था। पर पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन वॉरियर्स की लैंड चली गई, जब लैंड रिफॉर्म्स आए इनकी लैंड चली गई, तो रिचुअल में इनकी जो टॉप सीट थी वो हिल गई और इनका स्टेटस हो गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्लियर नहीं है। ऊपर से जो विसीपारा में मर्चेंट क्लास थी और डिस्टिलर्स थे, डिस्टिलर्स जो शराब निकालते हैं, मर्चेंट और डिस्टिलर कास्ट थी, इन्होंने पैसा कमा के बोला कि हम भी ब्राह्मण के बाद आएंगे, हम भी ब्राह्मण से एक नॉच नीचे, ब्राह्मण तो फिक्स्ड है टॉप पे, उनसे कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा, ये वॉरियर से कम्पीट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा आ गया है तो हम भी ब्राह्मण के बाद ही आएंगे। अब हालत ये हुई कि मर्चेंट और डिस्टिलर वॉरियर कास्ट में हो गई अनबन, लड़ाई चल रही है इनमें। ये बोल रहे हैं कि ना हम तुम्हारा पानी लेंगे ना तुम हमारा पानी ले सकते हो। रिजल्ट ये हुआ कि वॉरियर और डिस्टिलर की रिचुअल रैंकिंग की खींचातानी शुरू हो गई। ठीक है, तो लेसन हमें ये है कि जैसे ही पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेटस बेटर हुआ, उन्होंने अपना डेली इंटरेक्शन बदला, सिर्फ एक मकसद से कि रिचुअल हायरार्की, रिचुअल हायरार्की में हमें छलांग मारनी है। बुक व्यू की धज्जियां, किताब बोलती है ब्राह्मण हमेशा टॉप पे, शूद्र हमेशा बॉटम। देखो ये तो है, ये तो है, बट बाकी लेवल पे, मिडिल लेवल पे बुक व्यू की धज्जियां उड़ गई। फील्ड का डेटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई रैंकिंग फिक्स नहीं है, पैसे और पावर की रैंक से, पैसे और पावर से भी रैंक पलट जाता है। ठीक है, आज की तारीख में आपको जब हम आगे एंद्रे बेते पढ़ेंगे ना, तो वील सी के ब्राह्मण्स में भी अब लैंड, पॉलिटिक्स और बाकी चीजों का खेल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी डिफ्रेंसिएशन आ रही है, ये हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी मैंने बताया था। बट इन जनरल ब्राह्मण्स में भी अगर आप टॉप के ब्राह्मण्स की बात करोगे या अनटचेबल्स में भी बिल्कुल निचले के, तो हालत वैसी की वैसी फिक्स्ड है कि द टॉप लेवल्स आर, the top castes are top in all other sectors also, and the bottom most are worse in all other areas also. इतनी मोबिलिटी में भी आने वाले 50-100 सालों में ये भी मोबाइल हो सके। हमने विलेज वाले स्टडी में भी यही देखा था कि जब लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद होते हैं या लैंड टेन्योर एक्ट्स आते हैं, रिफॉर्म वाले एक्ट्स आते हैं, तो उनका फायदा मिडिल वाले लोग तो ले जाते हैं, बट बिल्कुल जो एक्सट्रीम, जो बॉटम मोस्ट हैं, जो सबसे गरीब, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन लैंड रिफॉर्म से फायदा उठाने की, वहां तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। यही हम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी आती है वो है कास्ट इन रामखेड़ी विलेज। रामखेड़ी कहाँ है? रामखेड़ी इज इन मध्य प्रदेश। और ये जो केस स्टडी है ये करी थी एड्रियन मेयर ने। ठीक है, अब देखो एड्रियन मेयर के हिसाब से गांव में अलग अलग जातियां जो हैं, गांव में अलग अलग जातियों के बीच के इंटरैक्शन से ही जातियों की हायरार्की तय होती है। इंटरैक्शन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक विच ही सॉ। ठीक है, ये बोलते हैं कि इंटरैक्शन से ही सब कुछ डिसाइड होता है। ये कहते हैं कि जाति की जो रैंकिंग है
वो सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बेसिस पे मेजर करना मुश्किल है। क्यों? वाई इज इट डिफिकल्ट? क्योंकि हर जाति के लोग हर वक्त इन चीजों में, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चीजों में एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते। और वैसे भी पैसा जो है वो अक्सर जाति की जो बाउंड्रीज है उनको क्रॉस कर जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रिचुअल स्टेटस यानी कि आपका जो कास्ट में स्टेटस है, रिचुअल स्टेटस के बेस पर मिलता है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो एड्रियन मेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने देखा गांव में, वो था कॉमेंसैलिटी। ये देखो, कॉमेंसैलिटी मतलब कौन किसके साथ खाना खाता है। यही क्लियरली दिखाता है कि गांव में किस जाति को ऊपर या नीचे माना जा रहा है। जो जाति अपने आप को ऊपर मानती है वो किसी नीचे मानी जाने वाली जाति के हाथों का बना खाना नहीं खाती, और ना ही उनके साथ एक पंगत में, एक लाइन में बैठ के खाना खाती है। जैसे लंगर में होता है ना, लंगर में आप एक लाइन में, एक पंगत में बैठ के खाना खाते हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो। बट जाति जो गांव में है वो ये फॉलो नहीं करती। अगर वो अपने आप को ऊंचा मानती है तो वो नीचे जाते वाली किसी भी इंसान के साथ एक पंगत में बैठकर नहीं खाते। तो इस डिस्क्रिप्शन से ये क्लियर होता है कि जो रामखेड़ी गांव है, दिस विलेज, इस गांव में जातियों का जो रिचुअल स्टेटस है उनके खाने पीने से, उनकी कॉमेंसैलिटी से, उनके खाने पीने का जो रिलेशन है उससे एक्सप्रेस होता है। बाकी जो हायरार्कीज हैं, बाकी जो धार्मिक ग्रंथों में हायरार्कीज के चीजें बताई गई हैं, जो गुरे ने भी 6 फीचर्स बताए हैं, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई एज फार एज दिस विलेज इज कंसर्न। तो एड्रियन मेयर जो बोलते हैं कि भाई, मेरी केस स्टडी तो ये बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बाकी फैक्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। ठीक है, सो दैट इज वेयर वी कंक्लूड टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, श्रीनिवास कोई। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।